सीवीआरडी की तरफ से अभी हाल ही में एक नए टैंक को ट्रायल करने के लिए भेजा गया है, जिसको हाइब्रिड टैंक कहा जा रहा है। तो क्या ये भारत का नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक होने वाला है? रशिया के साथ किए गए डिफेंस डील्स की वजह से क्या बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से अभी भारत पर काटसा एक्ट को लागू करने की तैयारी किया जा रहा है? और अंत में यूक्रेन का साथ देने के लिए अभी इंडियन नेवल वेटरन्स का रशिया के खिलाफ हथियार उठाना क्या एक सही फैसला होने वाला है? ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की टैंक्स को लेके है। कल रात को जब मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, तब कुणाल विश्वास नाम का एक बंदा है जो कि डिफेंस के ऊपर अपडेट ट्वीट करता रहता है। उसने एक टैंक का वीडियो शेयर किया था। वैसे देखा जाए तो मैंने कल उस पर गौर नहीं किया था, लेकिन आज सुबह इसको लेकर चर्चा होने लगा था तो मैंने दोबारा जाकर उस वीडियो को देखा था, तो पता चला कि दरअसल ये एक हाइब्रिड टैंक है। अब देखने में तो ये काफ़ी हद तक फैमिलियर लग रहा था और मुझे लगा था कि शायद ये T-72 टैंक का कोई अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसको हाल ही में रोल आउट किया गया। लेकिन आज पता चला कि दरअसल ये जो टैंक है जिसकी वीडियो अभी शेयर किया जा रहा है, ये T-90 और T-72 टैंक का एक मिक्सचर वेरिएंट है और इसमें अभी T-72 टैंक की हल पर T-90 टैंक्स की टरेट को इंस्टॉल किया गया है, जिस वजह से इसको एक हाइब्रिड टैंक कहा जा सकता है। इससे पहले भी कई बार सीवीआरडी की तरफ से इस तरीके की कोशिश की गई थी, जिसमें पिछली बार T-72 की चेसिस पर अर्जुन टैंक का टरेट को लगाया गया था, जिसे टैंक्स एक्स कहा जा रहा था। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो था वो आर्मी को उतना पसंद नहीं आया था और उस वजह से उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया। अभी जब इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी पुरानी T-72 टैंक्स को अपग्रेड करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें इसकी पुरानी 780 एचपी की इंजन को अभी एक V6 1000 एचपी इंजन से रिप्लेस करने का प्लान किया गया और साथ ही इसमें मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम को भी इंस्टॉल करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट राइनो के अंदर T-72 टैंक्स में अभी नई एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम और नए जनरेशन की कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। अब ये भी इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि T-72 टैंक्स को ओरिजिनली 70s के दौर में बनाया गया था और तब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इतने खतरनाक नहीं थे और मेनली टैंक्स को जो खतरा होता था वो दुश्मन के टैंक से होता था या फिर एंटी टैंक गन से होता था। लेकिन अभी मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो अभी टैंक्स का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मॉडर्न जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और ड्रोन है, और इनको काउंटर करने के लिए टैंक्स में सिर्फ मोटे आर्मर होना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम भी होना काफी जरूरी है। अब T-72 का टरेट वर्तमान की लड़ाई के लिए काफ़ी हद तक आउटडेटेड हो चुका था, जिसमें इन सभी मॉडर्न इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने में थोड़े बहुत दिक्कत आने वाली थी। शायद अभी इसी वजह से सीवीआरडी की तरफ से T-72 की ओरिजिनल टरेट के बदले वहां पे T-90 की टरेट का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। और अगर ये कॉन्सेप्ट अभी आर्मी को पसंद आया तो आगे चल के हमारे सभी एग्जिस्टिंग T-72 टैंक्स को इस तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है जिनको ज़्यादा समय तक ऑपरेशन रखा जा सकेगा, क्योंकि अभी 2030 के बाद भारत की तरफ से इनको रिटायर करने का शेड्यूल किया गया था, लेकिन अभी भी भारत की FRCB प्रोजेक्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिनको ओरिजिनली T-72 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। तो अभी अगर आगे चल के T-72 को इस तरीके से अपग्रेड किया जा सका तो इनको कुछ समय के लिए और इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट S-400 डील को लेके या भारत और रशिया के बीच होने वाली कोई भी डिफेंस डील को लेके है। अब जब से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुआ था, उसके बाद ये संदेह किया जा रहा था कि रशिया पर अभी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से जिन सैंक्शंस को लगाया जाएगा, उसे आगे चल के भारत और रशिया के बीच होने वाली डिफेंस डील काफ़ी हद तक प्रभावित होने वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा था वो ये था कि क्या S-400 डील की वजह से अब भारत पर सैंक्शन लगाया जाएगा, क्योंकि यूएस की तरफ से पहले भी टर्की पर सैंक्शन लगाया जा चुका था और भारत के साथ बढ़ रही डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशन की वजह से और चाइना को देखते हुए अभी तक भारत की S-400 डील पर सैंक्शन लगाया नहीं गया था। लेकिन अभी रशिया की तरफ से जो किया जा रहा है उसको देखकर लग रहा है कि शायद अभी रशिया को सजा देने के लिए भारत की S-400 डील के ऊपर भी पाबंदी लगाया जा सकता है और इसकी चांसेस अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी शायद ये डर सच होने वाला है, क्योंकि यूएस की रूलिंग पार्टी यानी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी भारत पर भी काटसा एक्ट के अंदर सैंक्शंस को लगाने के लिए कार्रवाई करने के लिए डिस्कशन किया जा रहा है।
लेकिन इस बात को लेकर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा है और अभी रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर टेड क्रूज की तरफ से बताया गया कि भारत यूनाइटेड स्टेट का एक बहुत ही क्रिटिकल अलाइड कंट्री है और भारत पर सैंक्शन लगाना यूएस के लिए एक असाधारण रूप की मूर्खता होने वाली है जो कि बाइडेन गवर्नमेंट करना चाहती है, क्योंकि अगर रशिया को लेकर भारत पर सैंक्शन लगाया जाएगा तो इससे सीधे तौर पर चाइना को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत की ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन से है और सैंक्शन लगने की वजह से इनकी सर्विस और मेंटेनेंस में भारत को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जिससे चाइना को काफी हद तक क्लियर एडवांटेजेस मिल जाएगा और इसका सीधा असर यूएस पर भी पड़ने वाला है। और पिछले कुछ सालों की मेहनत के बाद अभी तक भारत और यूएस के बीच जो डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशन बेहतर हुआ है, ऐसा करने पर यह वापस 70s के दौर में जा सकता है। अगला अपडेट रशिया, चाइना और भारत को लेकर। अब सभी जानते हैं कि अभी तक रशिया और चाइना के बीच काफी अच्छा रिलेशन रहा है और वेस्ट कंट्रीज के खिलाफ चाइना हमेशा से रशिया के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन रिसेंट यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद ऐसा लगने लगा कि शायद अभी चाइना रशिया के साथ रहना नहीं चाहता है और चाइना भी अभी धीरे धीरे रशिया को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। अब हालांकि अभी तक चाइना की तरफ से रशिया पर लगा जा रहे सैंक्शंस का विरोध किया गया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से रशिया पर सैंक्शन लगाया जा रहा है और बैंकिंग सर्विस को बंद किया जा रहा है, तो इसमें कई चाइनीज बैंक भी है जिन्होंने रशिया के साथ अपनी बैंकिंग सर्विस को बंद करने का फैसला किया है, जिससे एक तरीके से यह भी रशिया पर लगने वाले सैंक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब से मास्टर कार्ड, पेपल, अमेरिकन एक्सप्रेस, गूगल प्ले जैसे या एप्पल प्ले जैसे कंपनी रशिया में अपनी सर्विस को बंद कर रहे हैं, इसी बीच रशिया को अभी इंस्टेंट बैंकिंग रिलेटेड या फाइनेंशियल रिलेटेड इशू का सामना करना पड़ रहा है और इसी के साथ ही अभी चाइनीज लेड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से भी रशिया के साथ अपने सभी रिलेशन को खत्म करने का फैसला किया गया। साथ ही शंघाई बेस्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी रशिया के साथ अपने सभी बिजनेस रिलेशन को बंद करने का फैसला किया गया है। पर अभी तक चाइना रशिया की तरफ से यूक्रेन में किए जा रहे लड़ाई को सीधे तौर पर कंडेम नहीं किया गया, लेकिन एक तरीके से चाइना अभी एक बैलेंसिंग एक्ट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से लगाए जा रहे सैंक्शंस के अगेंस्ट में जाके सीधे तौर पर उनके अगेंस्ट में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा करने पर पूरा यूरोपियन यूनियन अभी यूनाइटेड स्टेट का साथ मिलकर उसके खिलाफ हो सकता है। लेकिन अभी जब रशिया में चाइनीज बैंक्स अपनी सर्विस को बंद करना शुरू कर चुके हैं, तो इससे आगे चल के जरूर रशिया और चाइना के रिलेशन पर भी असर पड़ने वाला है। अगला अपडेट भी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर और अभी जो बात सामने आई, ये शायद आप में से ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आने वाली। अब सबको ये बात पता होगा कि रशिया की तरफ से यूक्रेन पर अटैक करने के बाद जब यूक्रेनियन आर्मी वीक होने लगा, तो उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदिमीर जेलेंस्की ने पूरे दुनिया भर के लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि जो चाहे वो यूक्रेन रेजिस्टेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद यूएस, यूके, कनाडा और जापान की वेटरन्स की तरफ से इसमें यूक्रेन की मदद करने का फैसला किया गया था और इसमें अभी अलग अलग देशों के लोग शामिल हो रहे हैं जो कि यूक्रेनियन रेजिस्टेंस फोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं और रशिया के खिलाफ लड़ने में मदद कर रहे हैं। पर अभी इसी रेजिस्टेंस फोर्स में इंडियन नेवी की वेटरन्स भी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 9 में बात करते हुए 2 इंडियन नेवल वेटरन्स की तरफ से बताया गया कि उन्होंने अभी यूक्रेनियन रेजिस्टेंस फोर्स में शामिल होने का फैसला कर लिया और उसके लिए अभी उन्होंने एक फॉर्मल एप्लीकेशन को भी भर दिया है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु की एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्टूडेंट के द्वारा भी यूक्रेनियन रेजिस्टेंस फोर्स को ज्वाइन करने का फैसला किया गया। अब देखा जाए तो ये भारत के लिए एक परेशानी को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आज तक रशिया भारत का एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त रहा है और भले ही यूक्रेन में रशिया जो कर रहा है इससे काफी लोग सहमत नहीं होंगे और मैं भी चाहता हूँ कि वहां पे जंग ना हो, लेकिन ये रशिया का पर्सनल मैटर है जिसमें हम चाहे तो सिर्फ रशिया के साथ बातचीत करके जंग को रोकने की कोशिश कर सकते हैं और हम एक तरीके से पीस को एस्टेब्लिश करने पर कोशिश कर सकते हैं। पर सीधे तौर पर अगर इंडियंस रशिया के खिलाफ यूक्रेन में जाके उनके साथ मिलकर लड़ना चालू करेंगे तो ये भारत और रशिया के रिलेशन को काफी हद तक खराब कर सकता है, क्योंकि आज तक कभी भी इंडियंस रशियंस के खिलाफ हथियार नहीं उठाए और मेरे हिसाब से भारत को भी उनको रोकना चाहिए जो अभी रशिया के खिलाफ जाके लड़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं। स्पेशली कोई भी इंडियन वेटरन्स को रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए इजाजत नहीं देना चाहिए और उनको यूक्रेनियन रेजिस्टेंस फोर्स में शामिल होना नहीं देना चाहिए, वरना इसका नतीजा जो है बहुत ही खराब हो सकता है। वैसे देखा जाए तो ये रशिया और यूक्रेन का पर्सनल मैटर है, दोनों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, तो हम बस जंग को रोकने के लिए दोनों को प्रेशर कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, लेकिन किसी एक के साथ मिलकर दूसरे के खिलाफ हथियार उठाना बिल्कुल सही नहीं होगा। यानी कि ना तो हमें रशिया के साथ मिलकर हथियार उठाना चाहिए और ना ही रशिया के खिलाफ जाके हथियार उठाना चाहिए। इस सब के बारे में आप सबका क्या ख्याल है, आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।